नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और अब बात बाजार की करें तो लगातार दूसरे दिन भारतीय बाजारों में दबाव देखने को मिला। हालांकि निचले स्तरों से रिकवर होकर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। एक समय निफ्टी 100 अंकों की गिरावट दिखा रहा था और आखिर में 40 अंकों की गिरावट लेकर 11,300 के नीचे क्लोज हुआ है। लेकिन निफ्टी बैंक में 450 अंकों का नुकसान रहा। इंडेक्स के 12 में से 11 शेयर लाल निशान में बंद हुए। बैंक शेयरों के साथ एनबीएफसी पर भी दबाव दिखा। हालांकि फार्मा, ऑटो और मेटल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं। वहीं रिलायंस रिटेल की बड़ी डील से रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी अच्छी मजबूती आज के सत्र में देखने को मिली है। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस की ओर से हम लगातार खरीदारी देख रहे थे, लेकिन एफआईएस ने आज के सत्र में बिकवाली की है और 700 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस की हुई है। इनफैक्ट 950 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईएस ने लगभग 263 करोड़ की बिकवाली आज की है। आज आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए ट्रेडबुल से सज्जनानंद उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं। आपके तमाम सवालों को भी हम शामिल करेंगे और ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। सज्जनानंद नमस्कार। पहले तो एक आउटलुक बाजार पर ही दीजिए। आज दिन के निचले स्तरों से रिकवर होकर जरूर बंद हुआ है मार्केट, लेकिन सेंटिमेंट्स थोड़े वीक ही नजर आ रहे हैं। अब कल के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे? गुड इवनिंग दीपाली जी। जिस तरीके से ये 3 दिन से गिरावट हो रही थी, आई थिंक आज का सत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहा है। अगर हम ओवरऑल सेटअप देखें तो ये एक शॉर्ट कवरिंग लेड रैली लग रही है और जिस तरीके से ये पुल बैक आ रहा है, मुझे लग रहा है और थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए कल के सत्र में। एक्सपायरी के लिहाज से मुझे लग रहा है जिस तरीके से बाउंड यहाँ पर प्लेस्ड है 11,200 एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है, बट 11,400 के ऊपर एक्सपायरी होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। बट जिस तरीके से डेटा यहाँ पर प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है कल के सत्र में ये जो रिकवरी है वो थोड़ी सी एक्सटेंड होनी चाहिए। एक्सपायरी के लिहाज से मुझे लग रहा है 11,350 के आसपास कहीं जाकर ये एक्सपायरी शेपअप होनी चाहिए। जिस तरीके से ये बाउंस बैक है लेड बाय मेटल्स एंड रिलायंस, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी हो सकती है कल के सत्र में। निफ्टी बैंक का अगर हम डेटा देखें तो वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट जरूर है। दिक्कत है कि अगर 22,000 ये लेवल टूट जाता है तो थोड़ी सी एक्सटेंडेड मूव आ सकती है ऑन द डाउन साइड, बट वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कहीं जाकर 22,500 से 700 के रेंज में एक्सपायरी कल शेपअप होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आउटलुक आपको मिला है निफ्टी बैंक दोनों पर। बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, सागर हैं अहमदाबाद से। सागर जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास 200 शेयर्स हैं एसबीआई बैंक के। एवरेज रेट मेरा है 209 रुपए। तो मुझे ये पूछना है कि क्या करना चाहिए इस वक्त, और मेरा ओके। सज्जनानंद क्या सजेशन होगा? 194 पर ये स्टॉक बंद हुआ है। इनकी खरीदारी का जो प्राइस है वो 209 रुपए का है, तो 14 रुपए के आसपास का नुकसान इनको हर स्टॉक पर हो रहा है। मार्केट थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्का भी हुआ है, तो उसके साथ साथ एसबीआई भी नीचे आया है। लेकिन अब इनको बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी रखें, स्टॉप लॉस टारगेट्स क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए क्लियरली यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मर रहा है। जिस तरीके से अभी भी सेटअप्स है 200 के ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पा रहा था। अगर हम इसका वीकली डेटा देखें तो वहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन है एंड इसके आरएसआई थोड़े से नेगेटिव जोन में ट्रेंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है नीचे का जो रेंज है 200 से लेके 180, आई थिंक इस पर्टिकुलर रेंज में काफ़ी समय वापस वो स्पेंड कर सकता है। तो अगर इनका लंबे रखने का नज़रिया है तो मुझे लग रहा है अराउंड 180 के स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे मुझे बड़ी अपमूव नज़र नहीं आ रही है, बट अगर आती भी है तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर वो 200-210 के दायरे में कैप होनी चाहिए। तो कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है काउंटर, बट 180 के स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहना चाहिए। ठीक है, तो होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को, बने रहिए। फेसबुक के जरिए सचिन चौहान ने एक सवाल भेजा है। लेमन ट्री पर रिव्यू लेना चाहते हैं। 2500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 28 रुपए 50 पैसे के प्राइस पर। तो लेमन ट्री पर बताइए क्या सजेशन होगा? देखिए खास प्राइस एक्शन नहीं है। इनफैक्ट एक साइडवेज जोन में ही कंसोलिडेट कर रहा है काउंटर। अराउंड 35 के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये पार हो जाता है तो छोटी सी एक्सटेंडेड मूव होनी चाहिए अराउंड 37 से 40 के रेंज में। बट जिस तरीके से सपोर्ट है वो काफ़ी क्रिटिकल होगा। 22 अगर लेवल टूट जाता है तो मेरी सलाह होगी कि इस पर्टिकुलर काउंटर से आप हट जाइए, क्योंकि ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर इसका वीक रहा है। ठीक है, अगले कॉलर नीरज है हमारे साथ फोन लाइन पर, गुड़गांव से। नीरज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने जुबलेंट लाइफ खरीदा है 749 पे 50 शेयर, और मेरा टारगेट था 850 का, और अभी ये नीचे आ रहा है, तो कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? मतलब
आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर लेवल 6 का मैंने लिया था अभी। पूछ लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल रिजल्ट्स थोड़े अनुमान से खराब रहे, जिसके बाद इसमें मुनाफ वसूली हमने हावी होती हुई देखी। और इनफैक्ट 8 दिन के दौरान तो 700 के नीचे भी स्टॉक फिसला था, लेकिन उन 5% की वीकनेस तब भी रही है। आप बताइए, 750 के आसपास की सज्जानंद इनकी बाइंग है। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज में 711 पर क्लोज हुआ है। क्या स्ट्रैटेजी रखें, स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, बताइए। देखिए, थोड़ी सी इमीडिएट टर्म पे गिरावट जरूर हुई है, बट वहाँ पर डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है ट्रेंड का। एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक सेक्युलर अपमूव में है काउंटर, मुझे लग रहा है अगर गिरावट थोड़ी सी एक्सटेंड होती है तो वहाँ पर भी एक्यूमुलेट करने की ही सलाह होगी। जिस तरीके से अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मंडरा रहा है काउंटर, मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे हेल्दी साइंस है। तो यहाँ पर 655 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है ये पोजीशन उनको होल्ड करनी चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि लक्ष्य ऊपर के लेवल्स अराउंड 850 तक होने चाहिए। तो जिस तरीके से सेटअप है, डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर ये काउंटर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। 655 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, एंड 850 होगा रिव्यूज होगा। ठीक है। विनय कुमार सिंह ने ट्विटर पर एक सवाल भेजा है। नेस्को पर इनका व्यू है, 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं नेस्को के 560 के प्राइस पर, लॉन्ग टर्म ये रख सकती हैं। तो बताइए सिद्धानंद, नेस्को पर क्या सजेशन होगा? 516 का परचेजिंग प्राइस है। देखिए, ऑलमोस्ट उनके कॉस्ट के आसपास ही है, बट अगर हम पिछले महीने का डेटा देखें तो काफ़ी बड़ी लॉन्ग बार फॉर्मेशन है यहाँ पर। एंड जिस तरीके से ओवरऑल जो सपोर्ट बना है अराउंड 450 के आसपास, मुझे लग रहा है उसी बेस को नज़र में रखना चाहिए। जिस तरीके से इसका सेटअप है, मुझे लग रहा है 450 जब तक मंथली बेसिस पे क्लोज नहीं होता, मुझे लग रहा है तब तक इनको ये पोजीशन अपनी मेंटेन करनी चाहिए। मुझे लग रहा है थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद अपने पॉजिटिव अपमूव में ये वापस ड्वेल होना चाहिए। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, आई थिंक 700 720 एक रिव्यू जोन होगा। अगले कुछ महीनों में ये पर्टिकुलर लेवल आने चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी 450 का एक अच्छा सपोर्ट है एंड एक अच्छा बेस मुझे लग रहा है ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, तो उसी को लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। ठीक है। जॉनसन हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। जॉनसन जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार। मैंने आलोक इंडस्ट्रीज लिया है 7 रुपीज 60 पैसे पे। तो जानना चाहता था कि मैं अभी रहूं या उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर लूं चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। तो क्या करूँ मैं? तो आलोक इंडस्ट्रीज आपने नीचे के लेवल पर एंट्री की, आप अभी भी अच्छे मुनाफे में हैं, और ये स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से जिसने हाल ही में छुए थे उनसे नीचे भी फिसला है। सर्किट टू सर्किट चलने वाला स्टॉक है आलोक इंडस्ट्रीज आमतौर पर। सज्जानंद, अच्छी बात यह है कि 20 रुपए के मुनाफे में है। मुनाफा लेकर निकल जाएं या फिर होल्ड रखें? दीपाली जी, यहाँ पर डेफिनेटली मुनाफा बांध देना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक सर्किट टू सर्किट काउंटर ये चलता है एंड ऑलमोस्ट अपने 55 लेवल के आसपास से फिलहाल स्लिप हुआ है। तो ऑलमोस्ट उनको 50% का डिप्रिसिएशन भी इमीडिएट बेसिस पे भुगतना पड़ा है। तो मुझे लग रहा है जो इनके पास फिलहाल प्रॉफिट्स है वो डेफिनेटली बांध देना चाहिए। इतनी हेल्दी काउंटर नहीं है ये। एंड जिस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे लग रहा है एक अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में चले जाए। तो यहाँ पर अगर उनको मुनाफा मिल रहा है तो डेफिनेटली उनको कैपिटलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट्स ले लीजिए, यही सजेशन है। अंकित गुप्ता ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर। अशोक लेलैंड में 69 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, और येस बैंक में 16 रुपए के प्राइस की इनकी बाइंग है। तो दोनों स्टॉक्स पर सचिन आपका व्यू चाहिए। येस बैंक 16 की बाइंग, अशोक लेलैंड 69। देखिए, येस बैंक तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेंड काफ़ी डिफिकल्ट है गेज करना। बट जिस तरीके से यहाँ पर लथार्जिक मूवमेंट हो रही है, मुझे लग रहा है इससे बेटर है कि कोई अच्छे प्राइवेट बैंक्स में उनको स्विच करना चाहिए। बट अशोक लीलैंड मुझे लग रहा है ये एक इंटरेस्टिंग काउंटर होगा। जिस तरीके से रिकवरी हुई है, जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास मंडरा रहा है, मुझे लग रहा है 61 के स्टॉप लॉस के साथ इनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर 70-72 ये पर्टिकुलर लेवल जैसे ही ब्रेक हो जाता है, एक अच्छी कंटिन्यूएशन रैली बन सकती है काउंटर में। तो फिलहाल येस बैंक में तो स्विच करने की सलाह होगी टू सम प्राइवेट नेम्स। बट अशोक लीलैंड मुझे लग रहा है मेंटेन करना चाहिए 61 के स्टॉप लॉस के साथ। 72-73 ये लेवल्स अगर निकल जाते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली उनको रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन को अग्रेसिव लेवल। तो होल्ड कीजिए आप 61 के स्टॉप लॉस के साथ अशोक लेलैंड की पोजीशन। 72 के लेवल्स पार होंगे तो तेजी और बढ़ सकती है। येस बैंक से एग्जिट कर लीजिए। कौशल ने दिल्ली से। कौशल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
चलिए, कौशल से बातचीत नहीं हो पा रही है। दो स्टॉक्स इन्होंने बताए हैं। कोल इंडिया पर 130 की बाइंग है। और कौशल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए प्लीज। मैंने एक्चुअली कोल इंडिया खरीदा है 130 पे, तो 251 शेयर्स। तो आज का जो ट्रेंड था वो काफी ज्यादा डाउन चल रहा था उस पे। सो व्हाट डू यू सजेस्ट सर कि हमें इसे होल्ड करना चाहिए या व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन? देखिए, कोल इंडिया में कोल इंडिया पर सवाल है इनका सजदानंद, 130 इनका परचेजिंग प्राइस है। देखिए, कोल इंडिया में क्लियरली यहाँ पर एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर थोड़ा वीक रहा है, बट पिछले कुछ महीनों से अगर हम इसका वीकली आरएसआई का डेटा देखें तो वहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जन जरूर है। प्राइस एक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं रही है क्योंकि एक कंसोलिडेशन मोड में है काउंटर। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा और पेशेंस रखना चाहिए। अराउंड 115 एक निर्णायक लेवल होगा। अगर वो पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो डिस्टॉर्शन हो सकती है ट्रेंड में। बट जिस तरीके से कंसोलिडेशन बेस बन रहा है, मुझे लग रहा है 115 के स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहना चाहिए। 135 इसी पर्टिकुलर कंसोलिडेशन का हायर एंड है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली रिव्यू करनी चाहिए पोजीशन फ्रॉम अ मोमेंटम पर्सपेक्टिव। बट फिलहाल मुझे लग रहा है अच्छे कंसोलिडेशन बैंड में फंसा हुआ है काउंटर। वीकनेस बड़ी नहीं नजर आ रही है, तो इसलिए 115 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। होल्ड करने की सलाह है 115 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा फेसबुक के जरिए आशिम हजारिका ने एक सवाल भेजा है। एस्ट्राजेनेका फार्मा, इसमें इनके जो बाइंग प्राइस है वो 4552 का है और जेके पेपर में 104 का बाइंग प्राइस है। तो सजदानंद, लेवल्स तो आप देखिए एस्ट्राजेनेका और जेके पेपर में, लेकिन जो इनका टाइम होराइजन है वो सिर्फ 1 महीने का है। 1 महीने रख सकते हैं, तो क्या सजेशन होगा? देखिए, एस्ट्राजेनेका में फिलहाल जिस तरीके से रुझान है, क्लियरली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक काफ़ी बड़े सेक्युलर अपमूव में है। सेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर मुनाफा नहीं बांधना चाहिए। इनफैक्ट पोजीशन और ऐड करनी चाहिए। 3480 एक काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है। अगर उसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो ही मुझे लग रहा है बड़ा डिस्टॉर्शन आना चाहिए। अदरवाइज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर डिक्लाइन जो मिली है वहाँ पर अक्यूमुलेट करने के लिए 3480 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर मुझे लग रहा है अराउंड 4500 एक निर्णायक लेवल होगा जहाँ पर उनको अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। ठीक है। मोहित माथुर ने एक ट्विटर पर सवाल भेजा है एलकार्गो लॉजिस्टिक्स पर। 1000 शेयर्स इनफैक्ट इन्होंने ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के खरीदे हुए हैं। जो बाइंग प्राइस है वो 101 रुपए का है। नजरिया इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको, क्योंकि इनके भाव से ऑलमोस्ट 13 रुपए ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए, अल्कार्गो में इतना ऐसे इंटरेस्टिंग डेटा नहीं है, बट पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से इसमें रुझान बना है, अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉक फिलहाल प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अराउंड 105 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो थोड़ी सी करेक्टिव वेव आ सकती है। बट फिलहाल मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन मोड में है, तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी 125, 128 एक ऐसा जोन है जहाँ पर उनको अपनी पोजीशन वापस रिव्यू करनी चाहिए। बट फिलहाल स्ट्रक्चर में इतनी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो मुझे लग रहा है 105 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने में कोई हर्ज नहीं है। तो होल्ड कीजिए 105 के स्टॉप लॉस के साथ ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर रिव्यू लेंगे सजदानंद का। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं और उसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। आज हम केवाईसी से जुड़ी एक बेहद अहम बात आपको बता रहे हैं। केवाईसी के कॉलम को कभी भी खाली ना छोड़ें। केवाईसी भरते वक्त सभी जो खाली विकल्प हैं उनको क्रॉस कर दें। केवाईसी में खाली कॉलम छोड़ना ब्लैंक चेक इशू करने जैसा है, तो इसीलिए इस बात का खास ख्याल रखें जब आप केवाईसी कराएं। जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए। इनफैक्ट सजदानंद, आपका भी एक आउटलुक लेना चाहेंगे इसी पर। इस मुहिम के जरिए हम व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है और केवाईसी भी जब आप फिल करें तो कोई भी खाली कॉलम आपको नहीं छोड़ना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? वेल, डेफिनेटली काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है केवाईसी में सारे डिटेल्स अपफ्रंट देना है। जिस तरीके से ये डेटा यूज़ होता है, मुझे लगता है यहाँ पर कहीं पर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल प्रोसेस में। तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी सी भी लापरवाही घातक हो सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ब्लैंक स्पेसेस तो एटलीस्ट छोड़ने नहीं चाहिए। जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। ठीक है।
आगे बढ़ेंगे और मुश्ताक है हमारे साथ मुंबई से बातचीत करने के लिए। मुश्ताक जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। नमस्कार नमस्कार मैडम, मेरे पास 500 बिरला सॉफ्ट है, 110 के भाव से लिया है, तो एक साल के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? ओके, बिरला सॉफ्ट 110 का बाइंग प्राइस है, अच्छे मुनाफे में है ये। सज्जानंद, प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? देखिए यहाँ पे ट्रेंड वाइज अगर हम देखें तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर में कोई बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। इनफैक्ट जो फिलहाल जो करेक्टिव आया है, मुझे लग रहा है वहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर ये स्टॉक और थोड़ा ऐड करना चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से इनको पोजीशन होल्ड करने की मैं सलाह दूंगा। 149 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसके नीचे अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग होती है तो ही आप अपना मुनाफा बांध दीजिए। अदरवाइज मुझे लग रहा है जो 195 के आसपास इसके लाइफ हाइज है वहाँ पर एक बार कूच हो सकती है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है बने रहना चाहिए। 149 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा एंड 190 195 के जोन में जैसे पहुंच जाता है अगले कुछ महीनों में, वहाँ पर अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सजेशन बिरला सॉफ्ट पर है। लेकिन चलिए फेसबुक के भी कुछ सवाल ले लेते हैं। आदर्श कुमार ने एक सवाल भेजा है, M&M फाइनेंशियल 157 के भाव पर इन्होंने खरीदा हुआ है, अब जानना चाहते हैं क्या करें, बताइए सज्जानंद। देखिए M&M फाइनेंशियल में जिस तरीके से आज का डेटा बना है, मुझे लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग काउंटर हो सकता है कल के सत्र में। यहाँ पर एक पिन बार फॉर्मेशन है ऑन द डेली स्केल एंड ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए। कल के सत्र में 133 एक निर्णायक लेवल होगा, अगर ये निकल जाता है तो ऊपर मुझे लग रहा है 140 143 तक पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस होगा 126 के स्टॉप लॉस के साथ। 133 एक रिव्यू पॉइंट होगा, बट इसके ऊपर मुझे लग रहा है 140 तक रूम जरूर मिल सकती है। तो फॉर लॉन्ग बायस रखे 125 के स्टॉप लॉस के साथ। 125 का स्टॉप लॉस रखे होल्ड करें पोजीशन को। पंकज ने एक सवाल भेजा है, जलगांव से, नोसर पर सवाल है, 300 शेयर्स 110 के भाव पर खरीदे हुए हैं, बताइए। देखिए नोसेल मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टॉर्ट हो रहा है, बट इतने बड़ी वीकनेस की संकेत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, स्टॉप लॉस 100 होगा। अगर डिक्लाइन और थोड़े से गहरे हो जाते हैं तो अक्यूमुलेट करना चाहिए काउंटर। 150 एक रिव्यू जोन होगा, तो मुझे लग रहा है 100 के स्टॉप लॉस के साथ बने रही। ठीक है, शांतनु ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है, HDFC लाइफ पर 585 के प्राइस पर इन्होंने पोजीशन खरीदी हुई है, बताइए। देखिए यहाँ पर भी जिस तरीके से पिछले 6 हफ्तों की गिरावट थी, इस हफ्ते में मुझे लग रहा है वो अब्जॉर्व हो चुकी है। स्टॉक्स में लगातार इनसाइड बार फॉर्मेशन है, जो अच्छे संकेत है। ट्रेंड के लिहाज से मुझे लग रहा है मोमेंटम 600 के ऊपर ही आएगा, बट जिस तरीके से फिलहाल ये यूटर्न बना है, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, 570 एक निर्णायक लेवल होगा फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एंड 605 एक रिव्यू जोन होगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बुलिश बायस रखना चाहिए अगले कुछ हफ्तों के लिए। एंड जैसे ही क्लोजिंग एस्टैब्लिश होती है 605 के ऊपर, अपनी पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। ठीक है, धनराज शाह ने एक सवाल भेजा है, HDFC AMC पर 40 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, इनका खरीदारी का भाव 3300 रुपए का है। देखिए यहाँ पर भी मुझे लग रहा है काफ़ी बड़े स्केल पे यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। यहाँ पर निर्णायक लेवल 2320 ही होगा। तो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच नहीं होता, मुझे लग रहा है एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए। थोड़ा सा ग्रेजुअल अपमूव हो सकती है, बट जिस तरीके से यहाँ पर बाउंड है 2500 से लेके 2300, मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा समय बिताएगा काउंटर। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो बने रहिए, 2500 के आसपास एक बार पोजीशन रिव्यू कीजिए। ठीक है, तो सजेशन आपको मिला है। इसके अलावा नवनीत ने ट्विटर पर सवाल भेजा है, 2 स्टॉक्स इनके पास, एक तो ग्लेनमार्क फार्मा है जहां पर इनका परचेजिंग प्राइस 483 का है, और दूसरा है BEML, यहां पर इनका बाइंग प्राइस 718 का है। तो एक पोजीशन इनकी फायदे में है और दूसरी नुकसान में, और 4 महीने का इनका पर्सपेक्टिव है। तो BEML और ग्लेनमार्क फार्मा दोनों के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? देखिए BEML में मुझे लग रहा है ये जो गिरावट हुई है काफ़ी इंटेंस रही है। इनफैक्ट अपने काफ़ी अहम सपोर्ट लेवल के आसपास स्टॉक प्लेस्ड है। तो अगर 610 ये लेवल वायलेट हो जाता है तो डेफिनेटली उनको अपना
जो लॉस है वो बुक कर देना चाहिए, पोजीशन अपनी एग्जिट करनी चाहिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी ग्लेनमार्क फार्मा अगर हम देखें तो यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं है, इनफैक्ट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस मिल रही है। एक रनिंग करेक्शन में है काउंटर, एंड जिस तरीके से वापस यहाँ पर पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फ्रेश ट्रेड के लिहाज से 450 का लगाना चाहिए उनको स्टॉप लॉस, एंड 4 महीने के लिहाज से मुझे लग रहा है वापस जो इनके लाइफ हाई लेवल से अराउंड 550 560 के जोन में, मुझे लग रहा है वहां तक वापस एक बार रिबाउंड हो सकता है काउंटर, जिस तरीके से फार्मा एज अ पैक ओवरऑल परफॉर्म कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा में अपनी पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। 650 का होगा, 450 का होगा ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस, एंड 540 560 एक रेंज होगा जहाँ पर उनको पोजीशन रिव्यू करनी चाहिए। जी ठीक है, तो ये सजेशन आपको ग्लेनमार्क फार्मा पर मिला है। अपनी पोजीशन फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपको बताए गए हैं जो आपको मेंटेन करने हैं। शुक्रिया सजानंद, शो का हिस्सा बनने के लिए कोई डिस्क्लोजर होगा आपकी ओर से? दीपाली जी, यहाँ पर अज्यूम करना बेटर है कि हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है जिन काउंटर्स में हमने आज डिस्कस की है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। नई खबरों को लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक